सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। और इस चैनल में हम पहला जो टॉपिक लेके आए हैं वो है ग्रेविटेशन का। और इस चैनल में हम जो सीबीएसई है वो तो करवाएंगे ही करवाएंगे, साथ में जेई मेंस के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे वीडियो लेक्चर्स के अंदर ही, और नीट के क्वेश्चंस को भी उठाएंगे। पहले हम इस चैप्टर को ब्रीफ डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और नीट के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे। और चैनल के बीच में भी जैसा ही मुझे ध्यान में आता रहेगा तो वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रेविटेशन में फर्स्ट टॉपिक आता है, व्हाट इज ग्रेविटेशन, यानी कि ग्रेविटेशन है क्या। ग्रेविटेशन एक ऐसी लॉ है एक तरह का जो कहता है कि अगर दो पॉइंट मासेस हैं, कोई भी मासेस है, कैपिटल M1 एंड M2, तो ग्रेविटेशन क्या कहता है कि अगर दो पॉइंट मासेस एक दूसरे के कोई डिस्टेंस पे पड़े हैं, r डिस्टेंस पे, तो उनमें फोर्स एक्ट होगा, फोर्स विल एक्ट। ये किसने कहा था? ये ग्रेविटेशन, यही होता है। ग्रेविटेशन क्या कहता है कि अगर इफ देयर आर टू पॉइंट मासेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस देन द फोर्स विल एक्ट ऑन द टू पॉइंट मासेस एंड दे विल अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स। ये कहा था ग्रेविटेशन में, ये ग्रेविटेशन होता है। उसके बाद हम चलते हैं ग्रेविटी क्या होता है। ग्रेविटी जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सबने पढ़ा हुआ है जी। अब इसे मैं डिफाइन करने के लिए एक कंसेप्ट ले लेता हूं। जैसा कि हम जानते ही हैं कि वेट जो होता है, वेट वो होता है mg, ठीक है। तो एक बार मैं ग्रेविटी को पढ़ाने से पहले एक बार इधर से ले लेता हूं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। न्यूटन्स एक टाइम पेड़ के एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, हम सबने वो स्टोरी सुनी हुई है, और उनके ऊपर एक एप्पल फॉल हुआ। तो उन्होंने सोचा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो ये न्यूटन्स ने थिंक करके एक लॉ दिया जिसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। उस लॉ के अकॉर्डिंग ये ग्रेविटेशन का जो कंसेप्ट था उसे उन्होंने थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया। अब ये ग्रेविटेशन का कंसेप्ट कहता है कि फोर्स एक्ट करेगा, पर जो न्यूटन्स लॉ है उन्होंने कहा कि फोर्स एक्ट तो करेगा, फोर्स जो एक्ट करेगा पर बट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of masses, directly proportional to product of masses and inversely proportional to distance, यानी कि m1 मल्टीप्लाई m2 के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स, और फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r स्क्वायर की। ये कहा था न्यूटन्स ने। और उसके बाद न्यूटन्स ने इसका एक फॉर्मूला भी दिया था, जो फॉर्मूला था F इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट ले लिया g m1 मल्टीप्लाई m2 बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो ये न्यूटन ने हमें फॉर्मूला दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बेसिक भी है और सबको, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही ये है। और इसमें g एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स ही होती है, और m1 m2 आपको दिया होगा, r स्क्वायर दिया होगा, तो आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो इसकी यूनिट है न्यूटन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं ग्रेविटी के कंसेप्ट पे। अब बस आपको ये ध्यान में रखना है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या था, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी ये था, इसे मैं एक बार रख लेता हूं और बाकी सबको इरेज कर देता हूं। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि वेट जो था, वेट हम लेते थे एक फ्री फॉल बॉडी का, वो होता है मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मान लो कि ये कैपिटल M1 मास था, ठीक है। अब मैं अर्थ का एग्जांपल लेके ही इसे समझाऊंगा, क्योंकि ग्रेविटी निकाल रहे हैं। दिस इज अर्थ, ये अर्थ है विद अ मास m2, विद अ मास m2, और एक यहां पे एक बॉडी है जो पड़ी है जिसका मास है m1, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी जो फोर्स एक्ट करेगा वो कितना होना चाहिए? F इज इक्वल टू g m1 m2 बाय द डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस, यहां से सेंटर से आप डिस्टेंस लेंगे
जो मान लिया कि आर है एक बार, तो ये आर स्क्वायर, तो ये फोर्स एक्ट होना चाहिए। पर अब ये फ्री फोर्स मतलब एक बॉडी है और सरफेस पे पड़ी है, तो उस पे एक फोर्स तो एक्ट होता ही है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरे पे भी एक फोर्स एक्ट हो रहा है, जो डाउनवर्ड की तरफ फोर्स एक्ट हो रहा है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? वेट का फोर्स, यानी कि m1 इंटू जी। तो वो फोर्स इसे एक्वेट करेगा, वो फोर्स इसे एक्वेट करेगा, क्योंकि फोर्स फोर्स को एक्वेट करता होता है, क्योंकि फोर्स एक कांस्टेंट है जो नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड होता है एक तरह से। तो m1 g के मैं इक्वल कर दे रहा हूं। अब m1 से m1 आपका कट हो चुका है, तो जो स्मॉल g की आपकी वैल्यू आई है वो आई है g इंटू m2 बाय आर स्क्वेयर। ये आ गई है आपकी स्मॉल g की वैल्यू, वेयर स्मॉल g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। एंड द m2 इज मास ऑफ, किसका मास था ये m2? मास ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये ग्रेविटी का कंसेप्ट आ गया है हमारे पास। तो यहां तक हमने कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो है इफेक्ट्स ऑन जी। मतलब क्या क्या चीजें इफेक्ट करेंगे, इफेक्ट्स ऑन जी, स्मॉल जी पे क्या क्या चीजें इफेक्ट करेंगी, अब हमें ये डिस्कस करना है, ठीक है। तो अब मैं एक कंसेप्ट लेता हूं, मान लिया कि ये हमारा अर्थ है, दिस इज अर्थ, ठीक है। दिस कैपिटल आर इज द, मैं यहां पे लिख ही रहा हूं साथ साथ, अर्थ, रेडियस जो है अर्थ का वो है कैपिटल आर, ठीक है। मास ऑफ अर्थ, मास कितना है, मैंने मान लिया m है, ठीक है। अब मैं मानता हूं कि ये हमें अर्थ के अंदर डेप्थ में निकालना है, इसमें निकालना है डेप्थ में ग्रेविटी निकालनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ में निकालनी है। तो डेप्थ यानी कि ये स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से छोटा है, तो ये पॉइंट पे मुझे निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब क्या करें, जैसा कि हम जानते ही हैं कि g क्या होता है, g हमने अभी फॉर्मूला फाइंड किया था, g इज इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला फाइंड किया था, यहाँ पे m क्या था, मास ऑफ अर्थ था, ठीक है। अब मैं इसे कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो मैं मास को यहाँ से डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ से मास को सब्स्टिट्यूट करके लिख दे रहा हूँ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बाय आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अब मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, इट इज g रो इनटू वॉल्यूम विच इज 4/3 पाई आर क्यूब बाय आर स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, बस एक आर ही बच जाएगा, ये मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे पास बचा वो क्या बचा, दैट इज 4/3 g रो पाई आर इज इक्वल टू g। ये हमारे पास अभी तक बचा, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं यहां पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं। अब देखिए, अब बस आपको इक्वेशन नंबर 1 को ही देखना है। अब हमें ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ही है, यानी कि जो नॉर्मल थी उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। अब मुझे g प्राइम दे दूं जो कि डेप्थ में ग्रेविटी निकालनी है। तो अब उसका रेडियस क्या होगा गाइस, अगर ये हमारा रेडियस था अर्थ का r और ये पॉइंट पे हमें रेडियस चाहिए, तो उसे मैं अगर ये मान लो a है पॉइंट, ये है b और ये है c, ये c, अगर मुझे दिया हुआ है कि bc की वैल्यू स्मॉल d ले लिया मैंने और ac की वैल्यू जो है वो कैपिटल R है यहां से, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस है तो यहां से यहां भी रेडियस ही होगा। तो AB की वैल्यू कितनी होगी, AB की वैल्यू क्या होगी, R माइनस D, ठीक है। तो आप इसमें स्मॉल r को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी कि 4/3 g रो पाई इनटू स्मॉल r विच इज 4/3 g रो पाई
इंटू आर माइनस डी भी आप लिख सकते हैं इसे, जी प्राइम की वैल्यू। तो यहां से आया जी प्राइम जो है, जी प्राइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस है, यानी कि आर कैपिटल आर माइनस डी है, ये स्मॉल आर। तो यहां तक कोई इशू नहीं होगा, आपको परेशानी नहीं होगी। तो अब हम चलते हैं दूसरे केस की तरफ। ये मैं एक बार केस को साइड पे कर देता हूं। अब दूसरा केस जो है वो है हमारा, अगर वो हाइट पे, मतलब दिस इज अर्थ, ये अर्थ का रेडियस, और ये मान लो कि बाहर कहीं पॉइंट पे मुझे निकालना है, आर दिया हुआ है, ठीक है। मान लो कि ए सी पॉइंट है और यहां से यहां तक ये पॉइंट बी है, ये तो रेडियस ही है, और इसे मैं मान रहा हूं कि बी सी जो है वो डी है। तो अब मैं लिख सकता हूं यहां पे कि ए सी की वैल्यू स्मॉल आर है, और ए बी की वैल्यू कैपिटल आर है, और बी सी की वैल्यू डी है। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू आर प्लस डी। तो यहां तक कोई इशू नहीं होगा। अब हम इसे निकालते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि G इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर होता है। अब बस आर स्क्वायर की जगह वो वाला आर पुट करना है, जी एम बाय आर स्क्वायर, और यहां पे मैं लिख सकता हूं कि ये जी प्राइम हो गया। जी प्राइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर, ठीक है। और इससे मैं सिंप्लीफाई करके भी दिखा देता हूं, क्योंकि ये जेई मेन में काफी बार पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह। इसे जी एम बाई आर ऐसे लिख दिया, और इसे मैं जी एम ऐसे भी लिख सकता हूं। देखिए बस आर को मैं वहां ले गया बाय में, और इसे ऊपर ले गया। तो अगर आपको यहां तक समझ आ गया है तो आपको एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला जो है मिल जाएगा स्मॉल जी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जेई मेन में इससे क्वेश्चन आता ही आता है लगभग, ठीक है। तो अब इसे मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लेता हूं। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n जो होता है वो होता है 1 प्लस x की पावर जो n होता है वो होता है nx, 1 प्लस nx, ठीक है। तो इससे मैं यूज करके यहां पे लिख दे रहा हूं। तो ये आएगा जी एम इंटू 1 से माइनस में 2d बाय आर, इट इज स्मॉल जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा जी में, बहुत बार क्वेश्चन आता है इस फॉर्मूले से, क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होता है। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं हमारे रिलेशन की ओर। अब हमने ये रिलेशन निकाल लिया है दोनों के लिए, डेप्थ में क्या होगा स्मॉल जी की वैल्यू और हाइट पे क्या होगा। तो अब हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ जो कि अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो ग्राफ आएगा ही आएगा, बहुत जरूरी है ये ग्राफ, ठीक है। अब दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय जी, आप ले सकते हैं इस एक्सिस पे, और इस पे आप आर ले लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी प्राइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सो ग्राफ विल इंक्रीज डायरेक्टली like a straight line. Then at the surface, this is the point where r is equal to small r. This is g prime is directly proportional to small r, and from here g prime is inversely proportional to 1 by r square. तो बहुत इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है। अगर तो गाइस आपने स्क्रीनशॉट वो ले लिया होगा, और अगला हमारा जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ रोटेशन। इफेक्ट ऑफ रोटेशन, इफेक्ट जी पे ही इफेक्ट करेगा, रोटेशन का क्या इफेक्ट होगा। और अगर हमारा लैटिट्यूड पे दिया हुआ है, यानी कि कुछ एंगल पे दिया हुआ है, तो अब देखिए ये एडी जो है वो हमारा अर्थ का रेडियस है, आर के बराबर है, ठीक है। अब ये अगर लैम्डा है, लैम्डा इज द एंगल, एंगल है लैम्डा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो अगर ये लैम्डा है और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, अगर मैं इसे ई नाम दे दूं तो AD इज पैरेलल टू BE, ठीक है। AD जो है आपका पैरेलल है अगर BE के, तो अगर ये लैम्डा है ये वाला एंगल, तो आपका ये वाला एंगल भी लैम्डा होगा, ये वाला एंगल भी लैम्डा होगा, ये वाला, ठीक है। अगर ये लैम्डा है तो ये और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये भी लैम्डा होगा। अब अगर E पे
एक पॉइंट मास m स्मॉल m लिख देता हूं मैं, वो अगर मैंने रख दिया है विच इज स्मॉल m, ठीक है, तो उस पे जो फोर्स लग रहा है, क्योंकि वो E पॉइंट हमारे लिए ऐसे टेढ़ा है वो एंगल, वो पॉइंट, पर अगर वो आदमी वहां पे खड़ा है, तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो किसी कंट्री के लिए मैं टेढ़ा पॉइंट पे खड़ा हूं और किसी कंट्री के लिए मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हूं, पर मेरे लिए वो पॉइंट बिल्कुल सीधा है, यानी कि मेरे लिए वो mg एक्ट कर रहा है, यानी कि अगर इसके लिए mg एक्ट करेगा तो इधर mg एक्ट करना चाहिए। अगर अब मैं फोर्स को देखूं, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स नेट जो होगी वो इधर mg है, उधर m ओमेगा स्क्वायर r है, तो अपोजिट एंगल अपोजिट डायरेक्शन है, तो माइनस होगा m ओमेगा स्क्वायर r। अब आप सोच रहे हैं ओमेगा स्क्वायर r कहां से आया, तो ये देखिए ये अर्थ घूम रही है, घूमने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, m ओमेगा स्क्वायर r होती है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में m ओमेगा स्क्वायर r होता है और ये लैम्डा है, तो अगर हम इसे तोड़ लें, यानी कि परपेंडिकुलर और इस डायरेक्शन में अगर मैं ले जाऊं, तो ये इस डायरेक्शन में m ओमेगा स्क्वायर r cos अल्फा होगा और इस डायरेक्शन में m ओमेगा स्क्वायर r sin अल्फा होगा, ठीक है। पर मैं इस डायरेक्शन को कंसीडर करना है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो जो नेट फोर्स होगी वो होगी m ओमेगा स्क्वायर r cos अल्फा इधर। तो जो अब फोर्स नेट है, तो फोर्स को मैं मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख सकता हूं एट दैट पॉइंट, g प्राइम लिख दिया मैंने उसे। तो अब मैं इक्वेट कर रहा हूं, mg प्राइम इज इक्वल टू mg माइनस में m ओमेगा स्क्वायर r cos of alpha, तो m and m get cancelled and you will get the g prime value as g prime is equal to g minus omega square r cos alpha. So this is your value of g prime. So you can consider the cases also. Now मैं करके दिखा देता हूँ एक बार, केसेस भी हम लेके दिखा देते हैं, ठीक है। तो g प्राइम की एक बार मैं वैल्यू को छोड़ देता हूँ। If lambda is 90 degree, so cos lambda is equal to 0 हो जाएगा उसकी वैल्यू, और g प्राइम इज इक्वल टू g, ठीक है। एंड एट lambda is equal to 0 degree, g prime is equal to g minus में omega square r and cos lambda will be 1. So ये आ जाएगा आपका g prime का वैल्यू। अब ठीक है, तो अब ये रोटेशन का इफेक्ट था आज के। तो अब मैं इफेक्ट ऑफ शेप्स को कंसीडर कर रहा हूं। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, दिस इज आवर बी, दिस इज आवर सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई, दिस इज ओके। तो ये जो रेडियस होता है वो अर्थ क्या है, इलिप्स है, तो ये मैं मान लेता हूं आर इक्वेटोरियल होता है जी, ये वाला डिस्टेंस जो होता है आर इक्वेटोरियल होता है, ठीक है। अगर ये आर इक्वेटोरियल है और ये क्या है होता है, ये होता है आर पोलर, आर पोलर, और अर्थ का आर इक्वेटोरियल जो होता है वो आर पोलर से हमेशा ज्यादा होता है, ये कंसीडर हो चुका है। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि आर का अर्थ का आर इक्वेटोरियल आर पोलर से ज्यादा होता है। अब मैं जानता हूं कि g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो अब r जिसका ज्यादा तो उसका g कम, तो g ऑफ इक्वेटोरियल जो है वो कम होगा g ऑफ पोलर के। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से जेईई मेन का, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक मुझे अभी ध्यान आया कि जेईई मेन का पिछले साल का एक क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में है, उसे दिखा देता हूँ एक बार। वैसे हम जेईई मेन के लिए एक अलग से मतलब चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा तो जेईई मेंस के क्वेश्चंस भी करवाएंगे और नीट के क्वेश्चन भी करवाएंगे। गाइस मैं आपको एक जेईई मेन का क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो कहता है कि एक अर्थ है और एक दूसरा प्लेनेट बी है जिसका मास अर्थ से 4 टाइम है। अगर अर्थ का मास है कैपिटल M, तो इसका मास है 4m, और अगर अर्थ का जो रेडियस है वो है r, तो इसका रेडियस क्या था जी 2r है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ दैट प्लेनेट p, b दे देते हैं, एंड द अर्थ, यानी कि आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का दोनों का रेशियो लेना है।
तो अब क्या करें, g जो होता है वो होता है जी Gm/r², और वो होता है m जो होता है वो मास ऑफ प्लेनेट होता है, दैट प्लेनेट, और रेडियस होता है ये उस प्लेनेट का रेडियस होता है, ठीक है। तो अब बस अर्थ के लिए तो ये सेम ही रहेगा Gm/r², और उस प्लेनेट के लिए मैं दे देता हूँ g' उसका नाम, और उस प्लेनेट का जो मास है वो कितना है 4m है, तो यहाँ पे 4m सब्स्टिट्यूट कर दो, और यहाँ पे r² लेना है तो r उसका कितना है 2r के बराबर है, तो यहाँ पे दिस इज Gm/r² ही आ जाएगा, और g of that planet by g of earth is equal to 1:1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई मेन का ये क्वेश्चन है 2020 का, तो प्लीज इस क्वेश्चन को देख लीजिए। और आगे मतलब ये एक पार्ट हमारा खत्म हो चुका है ग्रेविटेशन का, इससे अगला जो पार्ट है उसमें हम केपलर्स लॉ को डिस्कस करेंगे, और जो भी मतलब इसका रह गया पोटेंशियल ग्रेविटेशन, पोटेंशियल एनर्जी, उसको डिस्कस करेंगे, और कुछ जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चंस भी लेंगे। और उसके बाद जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चंस का स्पेशल एक वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे, जिसमें मतलब हम जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चंस ही करवाएंगे सिर्फ, और मतलब आपको सोल्व भी करवा के दिखाएंगे, और आप चाहें तो मतलब उसे करके भी देख सकते हैं, और आपको आंसर भी मिल जाएंगे उसके साथ ही। तो प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए भी एक मोटिवेशन ही होता है अगर आप लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि बहुत मतलब मेहनत लगती है वीडियो बनाने में भी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू गाइस।